हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वन शॉट वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस वाले चैप्टर को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरली। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको तभी पता लगेगा जब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना एक सेकंड स्किप करे देखेंगे, ठीक है। एंड इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि बिल्कुल एग्ज़ाम आपके सिर पर है और ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को जो है इस वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। और ये वीडियो खासकर 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, उनके लिए रिवीजन बेसिस के लिए हैं। सेकंड स्टूडेंट्स वो जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है लेकिन हाँ उन्हें थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है, तो उनके लिए ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। लेकिन जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और वो इस चैप्टर को जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनके लिए बिल्कुल वरदान साबित होने वाला है, लिटरली। ठीक है, तो इस वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप करे देखिएगा। और ये वीडियो जो है हम कंप्लीट कर लेंगे कम से कम 30 से मैक्स टू मैक्स हम कर लेंगे इसको 40 मिनट्स में, ठीक है। और ये वीडियो वन शॉट होने वाला है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस वाले चैप्टर का। ये बहुत छोटा चैप्टर है वैसे तो, और इसका वेटेज इस बार ज़्यादा है। नीट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं एंड साथ में बोर्ड में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। तो ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना मस्ट है, ठीक है। तो हम कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं इसे। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं नहीं बोलता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बस बोलता हूँ कि इस वीडियो को बस एक बार अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जो बच्चा इस वीडियो को देखने के बाद अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने अच्छा स्कोर करता है, कोई बच्चा स्कोर करता है इस वीडियो को देखने के बाद, तो उसके लिए कितना ज़्यादा जो है बेनिफिट होगा इस वीडियो को देखने का। तो मेरा जो है खासकर यही गुजारिश रहेगी आपसे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ मिल पाए और सभी जो है अपने एग्ज़ाम्स में बिल्कुल अच्छी तरीके से फोड़ के आए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मैं बोलता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिएगा। अगर आपको सच्ची में मतलब वीडियो में कंटेंट दिखता है कि हाँ भाई वीडियो में जो है क्वालिटी है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक करें। लेकिन बस मेरी हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट यही है कि आप इसको वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि जो है उनका भी भला हो सके, ठीक है। एंड अब स्टार्ट कर लेते हैं बिना वक्त गवाएं। और इन नोट्स की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मतलब जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी लिंक। वो टेलीग्राम चैनल में मैंने ये नोट्स अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। और इसके साथ जो है वो मैंने कुछ पीछे जो मैंने वीडियोस डाली हैं रिसेंटली, तो उन वीडियोस को भी आप देख लीजिएगा। उनकी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, उन वीडियोस को देखिए। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इन सब के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और इन सब के एक्सप्लेनेशन की वन शॉट वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है, जाके उनको देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। बाकी इन नोट्स को प्रिंट करा लीजिएगा 2 साइड, ताकि आपको जो है लास्ट टाइम रिवीजन में हेल्प मिले। तो बिना वक्त गवाए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले एनी मोर, ठीक है। तो भाई सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं आज, ठीक है। सो इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और पहला टॉपिक हमारा कौन सा आता है। हमारा जो पहला टॉपिक है वो आ रहा है हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स, ठीक है। तो देखो भाई, अ, सबसे पहले मैं पेन चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स हैव डिजायरेबल जीन्स एज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस गिविंग बेटर यील्ड इनकॉर्पोरेटेड इन देम। तो जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स होती है वो उनके हैव डिजायरेबल जीन्स। अगर हम जेनेटिकली मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम माने कोई क्रॉप है, तो अगर हम उसमें जो है कुछ ऐसे जीन्स डाल दें, ऐसे डिज़ायरेबल जीन डाल दें जिससे कि वो इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंस बन जाए और साथ ही में वो बेटर ईल्ड भी देने लगे, तो उसे हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स कहेंगे। ऐसी जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स को हम यूजुअली ये भी कह सकते हैं कि अगर हम उन्हें उनमें डिज़ायरेबल जीन्स जो है इनकॉर्पोरेट कर दें, तो
वो एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बन जाती है एक नॉर्मल क्रॉप से। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है वो मोर टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेसेस सच एज कोल्ड, ड्रॉट, सैलिनिटी, हीट। ये जो चार चीज़ें दिख रही है आपको, कोल्ड, ड्रॉट, सैलिनिटी और हीट, इससे जो है इसको टॉलरेंस मिलती है। ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस बन जाती है क्रॉप्स, रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, जो हार्वेस्टिंग के बाद जो लॉसेस होते हैं वो उसमें रिडक्शन देखने को मिलती है अगर हम इनका जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो है देख सकते हैं एफिशिएंट मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स होता है। ठीक है, और एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा स्टार मार्क कीजिए। तो देखो, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स बेसिकली क्या है, हमें एक बेटर यील्ड प्रोवाइड करती है और इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंस जो है प्रोवाइड करती है नॉर्मल प्लांट्स में। तो नॉर्मल प्लांट्स में जो है इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी एनहांस हो जाती है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स बन जाने के बाद। फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए रिच राइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन क्या है, देखो भाई, बीटी कॉटन जो है यहाँ पर देख सकते हैं, बीटी का मतलब क्या है। सबसे पहले बीटी का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं आप, बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में। ठीक है, दैट प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स, ये प्रोड्यूस करता है प्रोटीन्स टू किल सर्टेन इंसेक्ट्स। ये प्रोटीन जो है एक प्रोड्यूस करेगा ताकि कुछ जो सर्टेन इंसेक्ट्स है उनको किल करने के लिए, जैसे कि लेपिडोप्टेरांस, आर्मीवर्म, सीलियोप्टेरांस, बीटल्स एंड डिप्टेरांस, जैसे कि फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन क्रिस्टल कंटेनिंग अ टॉक्सिक प्रोटीन इनएक्टिवेटेड स्टेट। जो बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस होता है वो प्रोड्यूस करता है एक प्रोटीन क्रिस्टल कंटेनिंग अ टॉक्सिक प्रोटीन। टॉक्सिक प्रोटीन एक ये रिलीज करता है जो कि इनएक्टिवेटेड स्टेट में होता है। और ये एक्टिवेट कब होता है, जैसे कि मान लीजिए ये किल कर रहा है हमारे फ्लाइज और मॉस्किटोज को। ठीक है, तो ये जो इसका इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन है वो चल जाता है इंसेक्ट्स की बॉडी में, और बॉडी में कहाँ जाता है, गट में जाता है, इंसेक्ट्स के गट में जाता है। ठीक है, और गट में जाने के बाद जो ये जो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन है इसको क्या मिलता है, एल्कलाइन पीएच मिलता है इसको, एल्कलाइन पीएच। ठीक है, इसको इसकी गट में जाने के बाद एल्कलाइन पीएच मिलता है। अब एल्कलाइन पीएच मिलने के बाद जो ये इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन होता है वो हो जाता है हमारा एक्टिवेट, और एक्टिवेट होने के बाद ये जो है क्या करता है, एक्टिवेट टॉक्सिन जो है बाइंड कर लेता है इंसेक्ट के एपिथेलियल सेल से, और जो मिडगट में प्रेजेंट होती है, एंड वहाँ पर क्रिएट कर लेता है कुछ पोर्स दैट कोजेज लाइसिस। लाइसिस यानी कि पोर्स क्रिएट करने के बाद जो उसके अंदर के सेल्स है वो फटने लग जाते हैं, लाइसिंग होने लग जाता है, वहाँ पे लाइसिस होने लग जाते हैं। ठीक है, एंड स्वेलिंग, वो फूलने लग जाते हैं, एंड इवेंचुअली डेथ ऑफ इंसेक्ट। जैसे कि अगर वो जो है उसके सेल्स फटने लग जाएंगे तो वहाँ पर डाइजेशन नहीं होगा, तो उसकी वजह से इवेंचुअली डेथ हो जाती है इंसेक्ट की। तो ये इस तरीके से जो है ये बैक्टीरिया जो है बिना किसी प्लांट को हार्म करे काम करता है और इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस जो है क्रॉप बना देता है। ठीक है, दिस टॉक्सिन इज एनकोडेड बाय जीन कॉल्ड क्राई। जो क्राइजीन होता है वो इस टॉक्सिन को जो है एनकोड करता है इस बैक्टीरिया में। जीन्स एनकोडेड बाय, देखो, क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड ए बी कंट्रोल करते हैं कॉटन बोलवर्म्स को। कॉटन बोलवर्म्स कंट्रोल करने के लिए ये दो जीन यूज होते हैं और यही टॉक्सिन जो है प्रोड्यूस करते हैं। क्राई फर्स्ट ए बी जो है कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को। आगे देखते हैं। क्राई जीन्स आर इंट्रोड्यूस इन द कॉटन प्लांट्स। क्राई जीन्स जो है इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं कॉटन प्लांट्स में, और इससे जो है बीटी कॉटन बन जाता है, विच इज एन इंसेक्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ कॉटन, जो कि एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है कॉटन की। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ते हैं फटाफट से। आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ मैं इस बार। तो RNA is a method adopted to prevent infestation of roots of tobacco plants by nematode Melodigaene incognitia। तो देखो, ये जो निमेटोड मेलोडीगाइने इनकॉग्निशिया है, ये है एक हमारा राउंड वर्म। तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, आरएनए की बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें इंटरफेरेंस करना, इंटरफेयर डालना। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस अडोप्ट है टू प्रोवेंट, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक जो है अडोप्ट की जाती है ताकि हम जो है रूट्स, टोबैको की रूट्स का इन्फेस्टेशन बचा सकें। किससे बचा सके, निमेटोड मेलोडीगाइने इनकॉग्निशिया से। इन आरएनए इंटरफेरेंस अ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए हैं वो बाइंड कर जाते हैं हमारे एमआरएनए से, और टू फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, ये फॉर्म करता है। ठीक है, अ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बाइंड्स टू एमआरएनए टू फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है विच कैन नॉट ट्रांसलेट एंड हेंस, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये, ताकि जो है इसके बाद विच कैन नॉट ट्रांसलेट एंड हेंस इट्स एक्सप्रेशन इज ब्लॉक्ड, और जिसे हम साइलेंसिंग भी बोलते हैं। ये पूरी प्रोसेस हमारी जो है क्या कहलाती है, साइलेंसिंग। एक बार फिर से देख लेते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस में कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए
एमआरए से बाइंड करता है टू फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए विच कैन नॉट, जो है ये डबल स्ट्रैंड आरएनए आगे ट्रांसलेशन नहीं कर पाता और इसकी एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाती है, जिसे हम साइलेंसिंग बोलते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए कहाँ से आता है? इन्फेक्शन बाय आरएनए वायरस ट्रांसपोजोन से आता है, ठीक है। ये मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स भी होते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस एग्जिस्ट नेचुरली इन यूकैरियोट्स। आरएनए इंटरफेरेंस एग्जिस्ट करता है नेचुरली इन यूकैरियोट्स एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस, ठीक है। आगे देखते हैं निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स क्या होते हैं। डीएनए वर इंट्रोड्यूस इन द होस्ट प्लांट। निमेटोडिक स्पेसिफिक जीन्स जो है होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए फॉर्म्स बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। जो इंट्रोड्यूस डीएनए है वो दो तरीके के आरएनए फॉर्म करता है, सेंस और एंटीसेंस। आगे देखते हैं टू स्ट्रैंड्स बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री। जो टू स्ट्रैंड्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू ईच अदर बेंड एंड फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए लीडिंग टू आरएनए इंटरफेरेंस। और जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बेंड, जो इनके जो ईच अदर बेंड होते हैं, दो बेंड होते हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो कि आगे लीड करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस को, ठीक है। एमआरएनए क्या होता है? एमआरएनए ऑफ निमेटोड इज साइलेंस्ड, ठीक है। एमआरएनए ऑफ निमेटोड इज साइलेंस हो जाता है एमआरएनए का निमेटोड, एंड द पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट, एंड हेंस द जो पैरासाइट होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं ट्रांसजेनिक होस्ट में, ठीक है। एमआरएनए ऑफ निमेटोड साइलेंस हो जाता है इस वजह से। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अब यहाँ पर हमारा टॉपिक आ चुका है नेक्स्ट, कौन सा? एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, ठीक है। तो देखो भाई, रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं अपन। विद द हेल्प ऑफ आरडीटी मास प्रोडक्शन ऑफ एफिशिएंट थेरेपेटिक ड्रग्स कैन बी अकम्प्लिश। जो आरडीटी की हेल्प से जो है थेरेपेटिक ड्रग्स का जो मास प्रोडक्शन है वो हो पाया है। दीज आर सेफ एंड डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स। तो ये सेफ होते हैं और ये बिल्कुल भी जो है अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स जैसे कि एलर्जी वगैरह ये इंड्यूस नहीं करते हैं। आगे देखते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है। तो भाई ये क्या है? हमारा अगला टॉपिक है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो भाई देखो, इंसुलिन इज इन ग्रेट डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेशेंट्स विद एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़। जो है इंसुलिन है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि जो पेशेंट्स है वो उसके बढ़ते जा रहे हैं, डायबिटीज़, ठीक है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं। और इंसुलिन एक्सट्रैक्ट की जाती थी पहले एनिमल सोर्स से, जैसे कि स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स की, ठीक है, इससे जो है एक्सट्रैक्ट की जाती थी, और जो कि एनिमल्स की होती हैं। तो जो ये एनिमल्स प्रोडक्ट हैं ये जो है इसमें से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट की जाती थी, लेकिन इसकी वजह से जो है ह्यूमंस को कई एलर्जी होने लगी, ठीक है। ये एलर्जी कोज कर देती थी ह्यूमंस में। इंसुलिन एज अ प्रो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 3 पेप्टाइड चेन्स, ठीक है। जो इंसुलिन है अगर वो एज अ प्रो एंजाइम वो 3 पेप्टाइड चेन्स जो है करती है डिलीवर ए बी एंड सी, ठीक है। प्रो एंजाइम इंसुलिन जो है मेच्योर इंसुलिन बनता है कब बनता है? जब ये सी वाले चेन को क्या कर दें? रिमूव कर दें, ठीक है। मेच्योर इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 पेप्टाइड चेन। जो मेच्योर इंसुलिन होता है अगर हम सी वाली मतलब जो है रिमूव कर देंगे तो कौन सी बची? वो बनेगी ए बी, यानी कि ए एंड बी रहती है। बोथ दीज चेन्स वर सेपरेटली आइसोलेट कर देते हैं इन दोनों चेनों को, ठीक है, अलग से। इंट्रोड्यूस टू प्लाज्मिड्स ऑफ ई कोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। और इसको जो है ई कोलाई होस्ट के अंदर जो है ई कोलाई होस्ट के प्लाज्मिड के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, और बाद में जो है ये एक्सप्रेस करके जो है प्रोड्यूस करता है इंसुलिन चेन्स को। सेपरेटली प्रोड्यूस चेन्स ए एंड बी वर एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएट डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म मेच्योर ह्यूमन इंसुलिन। इनको सेपरेटली जो है प्रोड्यूस करने के बाद जो चेन है, प्रोड्यूस चेन ए एंड बी एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है एंड कंबाइन कर ली जाती है, क्रिएटिंग अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। इनके बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड हो जाता है टू फॉर्म, और उसके बाद ये फॉर्म कर लेते हैं मेच्योर ह्यूमन इंसुलिन को। जीन थेरेपी देख लेते हैं। जीन थेरेपी, इसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे अपन, अच्छे से करेंगे बिल्कुल, ठीक है। आगे देखो, शानदार तरीके से बिल्कुल। और ओके, जीन थेरेपी यहाँ पर हमारी नेक्स्ट पेज में। जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट, क्या बोल रहा है ये? जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डील विद जेनेटिक और कॉन्जेनाइटल डिजीजेस।
The aims at correction of a genetic defect by delivery of a normal gene into an individual or embryo to take over compensate the function for a non functional gene. देखो जीन थेरेपी कब की जाती है, जब कोई भी जीन खराब हो जाता है। अगर हम देखें ये कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डील विद जेनेटिक और कॉन्जेनेटल डिजीज। अगर जब कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है किसी ह्यूमन में या फिर एम्ब्रियो में, तो उसका जो जीन का म्यूटेशन हो जाता है, तो उसमें जो खराब जीन है उसको हटा के हम जो है न्यू जीन लगा देते हैं, उसको जीन थेरेपी बोलते हैं। ठीक है। और द एम्स एट करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट, जेनेटिक डिफेक्ट को जो है करेक्शन करने का इसका एम होता है डिफेक्टेड बाय डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन। ठीक है। कैसे करते हैं, डिलीवरी कर देते हैं उसकी नॉर्मल जीन की डिलीवरी कर देते हैं उसके अंदर, और वहाँ पर जो ख़राब जीन है उसको हटा के इनटू एन इंडिविजुअल, जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को ले सकते हैं या फिर एम्ब्रियो में ले सकते हैं, टू टेक ओवर। और जो है इसकी वजह से जो है यहाँ पर जो नॉन फंक्शनल जीन है उस पर जो फंक्शनल जीन है वो टेक ओवर कर लेता है और कंपनसेट कर जाता है। द फर्स्ट डिजीज टू हैव अ जीन थेरेपी इज एडिनोसाइन डी माइनेज। ठीक है। एडिनोसाइन डी माइनेज डिफिशियंसी में जो है फर्स्ट डिजीज है जिस पर जीन थेरेपी का जो है यूज़ किया। इन दिस द जीन कोडिंग फॉर एंजाइम एडीए गेट्स डिलीटेड लीडिंग टू डिफिशियंसी ऑफ एडीए एंड प्रॉब्लम्स इन इम्यून सिस्टम। ठीक है। इसमें जो है द जीन कोडिंग होती है फॉर एंजाइम एडीए की गेट्स डिलीटेड टू डिफिशियंसी ऑफ एडीए, और जब जीन कोडिंग होती है एंजाइम एडीए की और ये जो है डिफिशियंसी ऑफ एडीए को जो है डिलीट कर देती एंड प्रॉब्लम्स इन इम्यून सिस्टम, और साथ में जो इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम्स होती है उसको भी डिलीट कर देती है। ठीक है। इन दिस द जीन कोडिंग फॉर एंजाइम एडीए गेट्स डिलीटेड लीडिंग टू डिफिशियंसी ऑफ एडीए एंड प्रॉब्लम्स इन इम्यून सिस्टम। एडीए डिफिशियंसी कैन आल्सो बी ट्रीटेड विद, ये दो तरीके से भी ट्रीट की जा सकती है, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन से और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से। ठीक है। जीन थेरेपी फॉर एडीए डिफिशियंसी, देखो जीन थेरेपी में फॉर एडीए डेफिशिएंसी में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स आइसोलेट किए जाते हैं फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड और कल्चर्ड किया जाता है इनको इन विट्रो कंडीशन में। फंक्शनल एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आर देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कल्चर्ड लिम्फोसाइट्स। फंक्शनल एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है कल्चर्ड लिम्फोसाइट्स में। ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर दीज लिम्फोसाइट्स आर रिटर्न बैक टू द पेशेंट बॉडी, और ये लिम्फोसाइट्स से इनको रिटर्न बैक कर दिया जाता है पेशेंट की बॉडी में। लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमोर्टल, जो लिम्फोसाइट्स है वो इमोर्टल नहीं है। देयर फॉर रिपीटेड इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स इज रिक्वायर्ड, यानी कि जो लिम्फोसाइट्स है वो उसमें थ्रू आउट जो उनका लाइफ स्पेन है उसमें नहीं रह पाएंगे, यानी कि उनकी भी एक लाइफ स्पेन होती है और ये इमोर्टल नहीं है। इसलिए इनका जो है रिपीटेड इन्फ्यूजन होता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स जो है बार बार रिक्वायरमेंट जो है पेशेंट को इसकी पड़ती है, यानी कि ये कोई परमानेंट इसका क्योर नहीं है। परमानेंट क्योर क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मेरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए टू सेल्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो क्या होता है, क्या है इसका परमानेंट क्योर तभी है किसी इंडिविजुअल में यहाँ पर जो है बार बार इन्फ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी, इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। लेकिन अगर हम इसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में करें, अगर हम बोन मेरो में सेल प्रोड्यूस कर दें एडीए, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मेरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए, यानी कि हम अगर जीन आइसोलेटेड जो इसका इंट्रोडक्शन करा दें एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में किसी न्यूबॉर्न की, तो उसमें जो है ये परमानेंटली जो है इसको अडेप्ट कर लेगा और ये परमानेंट क्योर हो जाएगा इसका। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मेरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। ठीक है। ठीक है। तो अगर हम जीन आइसोलेटेड बोन मेरो सेल को जो है इसमें ट्रांसप्लांट, यानी कि या फिर हम इसको जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दें जो कि एडीए सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये परमानेंट क्योर इसका हो जाता है। आगे देखते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस देखते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज पीसीआर, एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे आर सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो देखो पीसीआर और एलाइजा जो हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज है आरडीटी, ये जो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हेल्प करती है। ये जो टेक्निक्स है ये क्या है, सम टेक्नोलॉजीज, ये जो टेक्नोलॉजीज़ है वो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की। ठीक है। एक बार दोबारा मैं आपको बताता हूँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि पीसीआर या फिर एलाइजा आर सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज़, ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ है जो कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में जो है यूज़ होती है।
ठीक है। देखते हैं आगे, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का अर्ली डायग्नोसिस एंड वायरस इन बॉडी व्हेन द कंसंट्रेशन इज एक्सट्रीमली लो कैन बी डन बाय पीसीआर सिंस इट्स एम्पलीफाई द डीएनए सेवरल फोल्ड्स। जो अर्ली डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरिया होता है एंड वायरस इन बॉडी व्हेन द कंसंट्रेशन इज एक्सट्रीमली लो, जब हमारे डिजीज़ होती है और उसकी कुछ फर्स्ट स्टेज होती है, तब ये जो है इसको पीसीआर जो है इसको एम्पलीफाई करके द डीएनए सेवरल फोल्ड जो है बना लेता है। कैन बी डन बाय पीसीआर, ये जो है कंसंट्रेशन जब लो होती है तब इसमें जो पीसीआर टेक्निक है उसका यूज किया जाता है एंड कैन बी डन बाय पीसीआर सिंस इट एम्पलीफाइज द डीएनए सेवरल फोल्ड, और ये जो है एम्पलीफाई कर देता है डीएनए सेवरल फोल्ड में। ठीक है। पीसीआर इज़ यूज टू डिटेक्ट एचआईवी वायरस। पीसीआर का जो है एचआईवी वायरस में डिटेक्शन के लिए काम आती है। टेक्निक एड्स पेशेंट्स में जो है यहाँ पर हमारी ठीक है, एड्स पेशेंट में जो है एचआईवी वायरस डिटेक्ट करने में काम आती है एंड म्यूटेशन इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, एंड कैंसर पेशेंट के लिए भी ये पीसीआर टेक्निक यूज की जाती है। एलआईएसआई इज बेस्ड ऑन एंटीजन बॉडी इंटरेक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीजन एंड द एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट इट कैन बी डिटेक्टेड, और जो एंटीजन प्रोड्यूस होती है अगेंस्ट इट ये जो है डिटेक्ट कर लेता है। हाइब्रिडाइजेशन एंड द रेडियो एक्टिव प्रोब, दिस अप्रोच जीन इज हाइब्रिडाइज्ड, जीन को हाइब्रिडाइज कर लेते हैं एंड विद रेडियो एक्टिव प्रोब, किसके साथ, रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ, एंड ऑटो रेडियोग्राफी इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन, और जो ऑटो रेडियोग्राफी है वो यूज की जाती है इसकी डिटेक्शन के लिए। द रीजन्स वेयर म्यूटेशन इज प्रेजेंट, ऐसे रीजन जहाँ पे म्यूटेशन इनको दिखता है इन द जीन विल नॉट अपीयर इन द फोटोग्राफिक फिल्म, यानी कि जहाँ पर ऐसे रीजन जहाँ पर म्यूटेशन प्रेजेंट है इन द जीन विल नॉट अपीयर इन द फोटोग्राफिक फिल्म, और जहाँ पर जीन जो है नहीं अपीयर हो रहे हैं यानी फोटोग्राफिक फिल्म में, सिंस प्रोब विल नॉट बी एबल टू बाइंड विद दैट पार्ट, सिंस जो प्रोब है विल नॉट बी एबल, ये अनेबल है, ठीक है, टू बाइंड विद दैट पार्ट, बाइंड करने में विद दैट पार्ट विद हम कह सकते हैं कि जो प्रोब है वो उस पार्ट के साथ जो है बाइंड नहीं कर सकता। ठीक है। ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड बायोपायरेसी। तो आगे देखते हैं, ट्रांसजेनिक animals that have their DNA manipulated to possess or express an extra gene are called transgenic animals। जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो क्या होते हैं, एनिमल्स दैट हैव देयर डीएनए, यानी कि उनका जो डीएनए है वो मैनिपुलेटेड होता है टू पोजेस, और उनका मैनिपुलेशन हो जाता है, उनके डीएनए में मैनिपुलेशन कर देते हैं टू पोजेस और एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन आर कोल्ड ट्रांसजेनिक। हम हमारे हिसाब से जो है एक्स्ट्रा जीन उसमें एक्सप्रेस करवाते हैं और उसका जो है एक्सप्रेशन होता है और रेप्लिकेशन होता है, और जिनसे हमें जो है अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्ट है और जो स्टडी है हम उनसे कर सकें, अलग अलग तरीके प्रोडक्ट हम उनसे इंट्रोड्यूस करा सकें एंड साथ ही में उनके ऊपर स्टडी भी कर सकें, तो इसलिए हम जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। टिल डेट ट्रांसजेनिक रेट्स जो है ट्रांसजेनिक रेबिट्स, पिग्स, शीप, काउज एंड फिश जो है यहाँ पर प्रोड्यूस की जा चुकी हैं। रीजन्स फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है, तो क्या रीजन्स है जिसकी वजह से हम जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये देख लेते हैं। स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स सर्व एज मॉडल्स ऑफ स्टडी जेनेटिक्स, जेनेटिक्स स्टडी करने के लिए यहाँ पर ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ है। रेगुलेशन एंड डाउन रेगुलेशन ऑफ जीन्स, रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन ऑफ जीन्स के लिए हम स्टडी करते हैं एंड देयर करस्पॉन्डिंग इफेक्ट्स ऑन फिजियोलॉजी, और इनके करस्पॉन्डिंग इफेक्ट्स देखने के लिए फिजियोलॉजी में हम इनकी स्टडी कर रहे हैं। दे गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द बायोलॉजिकल रोल, ये हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट देयर बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्टर इन द बॉडी, और इनका एक पर्टिकुलर फैक्टर के बारे में जो है ये पर्टिकुलर सभी तरीके फैक्टर के बारे में ये हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इनके बायोलॉजिकल रूप के जो है बायोलॉजिकल जो रोल है उसके साथ जो है ये हमें कई इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है। और अगर हम इनकी स्टडी करते हैं, और ये जो पूरा साइंस स्ट्रीम है ये किस में जो है आता है, ये आता है हमारा फिजियोलॉजी में। ठीक है। स्टडी ऑफ डिजीज, हम डिजीज़ की स्टडी कर लेते हैं। दे एक्ट एज मॉडल्स, ये मॉडल की तरह एक्ट करते हैं टू स्टडी जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज, जेनेटिकली बेसिस ऑफ डिजीज़ के अगर हम बात करें तो हम इसमें जो है स्टडी कर लेते हैं इन एनिमल्स में। दी स्टडीज एड इन फाइंडिंग पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़,
और इन स्टडीज़ की वजह से हम जो है इनका फाइंड कर लेते हैं एड कि भाई इसका क्या जो है क्योर है। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट ऑफ वेरियस ह्यूमन डिजीज सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड एल्जाइमर। तो जो ट्रांसजेनिक मॉडल्स है एग्जिस्ट करते हैं वेरियस ह्यूमन डिजीज, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही है कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड एल्जाइमर। तो कुछ इन जो है इन जो डिजीज़ है इनके ऊपर भी स्टडी की जाती है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। और मैं आपको बोल दूँ इस वीडियो में जो है इस वीडियो को आप 2x स्पीड में देखिएगा, 2 बार देख लीजिएगा ताकि अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफन रिक्वायर सर्टेन प्रोडक्ट्स दैट आर एक्सपेंसिव टू मेक। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस ऑफन रिक्वायर्ड सर्टेन प्रोडक्ट्स दैट आर एक्सपेंसिव टू मेक। जो कुछ डिजीजेज होती हैं उनकी ट्रीटमेंट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, और ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी प्रोड्यूस दैट हैव जीन्स कोडिंग फॉर दैट पार्टिकुलर प्रोडक्ट। और जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं हम इनको जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स से, और ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं ऐसी चीज़ें, ऐसे जीन्स जो हमें जो है इन डिजीज़ का ट्रीटमेंट बिल्कुल लो कॉस्ट में प्रोवाइड करा दें। आगे देखते हैं। एग्जांपल, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीटेप्सिम यूज टू ट्रीट एम्फीसाइमा इज आइसोलेटेड बाय दिस मेथड। और एम्फाइसीमा जो डिजीज़ है इसको जो है ये ह्यूमन प्रोटीन अल्फ़ा 1 एंटीटेप्सिम जो है यूज़ किया जाता है इसको ठीक करने में। 1997 की बात है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जो है रोजी प्रोड्यूस की गई थी ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। फर्स्ट ट्रांसजेनिक जो काउ है वो प्रोड्यूस कर रही थी, प्रोड्यूस करा था उसने प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क विच कंटेंड अल्फा लैक्टाल ब्यूमिन एंड वॉज न्यूट्रिशनली मोर सुटेबल फॉर ह्यूमन बेसिस। तो भाई सिंपल सी बात है, ट्रांसजेनिक काऊ हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है जो कि नॉर्मल काऊ से हटके हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो हम चाहते हैं उनसे। ठीक है, जैसे कि अल्फ़ा लेक्टाब्यूमिन जो एंजाइम वगैरह है ये इसके प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क में था, और ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है ह्यूमन बेबीज़ के लिए। आगे देखते हैं। वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट। ट्रांसजेनिक माइस आर यूज टू टेस्ट वैक्सीन फॉर देयर सेफ्टी बिफोर दे आर यूज फॉर ह्यूमन्स। तो जैसे भी कोई वैक्सीन होती है वो ह्यूमंस में इंट्रोड्यूस कराने से पहले इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स में जो है इंट्रोड्यूस कराई जाती है फॉर सेफ्टी पर्पस। ठीक है, वैक्सीन की सेफ्टी वैक्सीन की जो सेफ्टी है उसके टेस्ट किए जाते हैं इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स में। जैसे कि एग्जांपल है, ट्रांसजेनिक माइस आर यूज टू चेक पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन चेक करने के लिए ट्रांसजेनिक माइस का यूज किया था। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कंटेन जीन्स दैट मेक दे मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस देन नॉन ट्रांसजेनिक। जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है उनके पास कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि दैट मेक देम मोर, जो कि उन्हें एक मोर सेंसिटिव बनाते हैं विद इन द टॉक्सिक सब्सटेंस, जो कि नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स में नहीं होता है। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल्स हेल्प अस टू ऑब्टेन रिजल्ट्स इन लेस टाइम। जो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग होती है वो हमें लेस टाइम में मिल जाती है इन सच एनिमल्स में। ठीक है। एथिकल इश्यूज एसोसिएटेड विद ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, तो अब एथिकल इश्यूज भी देख लेते हैं। एथिकल इश्यूज क्या है? तो भाई इंडियन गवर्नमेंट has set up an organization GESE Genetic Engineering Approval Committee which makes decision regarding validity of GM research and it is used for public utility। तो भाई देखो यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी, ये क्वेश्चन आ सकता है GESE का फुल फॉर्म बताओ, विच मेक्स, इन्होंने जो है एक डिसीजन लिया है रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च एंड इट्स यूज फॉर पब्लिक यूटिलिटी। और इसका यूज क्या है? पब्लिक यूटिलिटी के लिए। मॉडिफिकेशन विच मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एनिमल्स कैन नॉट बी बियॉन्ड रेगुलेशन। ठीक है, मॉडिफिकेशन विच में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एनिमल्स कैन नॉट गो बियॉन्ड रेगुलेशन। आगे देखते हैं। अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स में बी ऑब्जर्व्ड इफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस इन नेचुरल इकोसिस्टम। जो अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स जो है ऑब्जर्व किए गए हैं, ऑब्जर्व किए जा सकते हैं इफ़ दीज ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस्ड, अगर इन ऑर्गेनिज्म को हम नेचुरल इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करा दें। पेटेंट्स फॉर ट्रांसजेनिक वेराइटीज आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स एज मेनी इंडिजिनियस वेराइटीज आर क्लेम्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एज देयर ओन इन्वेंशन।
देखो होता क्या है, जो ट्रांसजेनिक वेराइटीज़ हैं आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स एज मेनी इंडिजीनियस वेराइटीज़। और जो पेटेंट्स हैं वो कई मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा जो है क्लेम करे जा चुके हैं कि उनका ये इन्वेंशन है, जबकि ये उनका इन्वेंशन नहीं है, लेकिन उन्होंने या तो किसी तरीके से इसको जो है खुद का इन्वेंशन बताना बताना साबित कर दिया है, और जिसकी वजह से जो है ये क्लेम करते हैं कि जो इंडिजीनियस वेराइटीज़ होती है वो इनकी द्वारा क्रिएट की गई है, लेकिन ऐसा असल में है नहीं। उनका पेटेंट्स जो है इन्होंने ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल अ न्यू वेराइटी ऑफ बासमती वॉज क्लेम्ड बाय एन अमेरिकन अमेरिकन कंपनी ने जो है बासमती जो वेराइटी है राइस की, वो उसका पेटेंट अमेरिकन कंपनी के पास है, और ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने बनाई है, लेकिन दिस न्यू वेराइटी वॉज एक्चुअली ये डेराइव की गई थी हमारे इंडियन फार्मर्स के द्वारा बाय क्रॉसिंग इंडियन बासमती, बाय क्रॉसिंग किसके साथ क्रॉस करने के पर इंडियन बासमती और सेमी डॉर्फ वेराइटीज़ के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। सिमिलरली नीम एंड टर्मरिक, जैसे कि यहाँ पर बासमती इंडियन बासमती और सेमी डॉर्फ वेराइटी से बासमती वेराइटी बनी थी, और जो कि जिसका पेटेंट अमेरिकन कंपनी के पास था, और वो क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने बनाई है, लेकिन एक्चुअली ये डेराइव की गई थी इंडियन फार्मर्स के द्वारा। सिमिलरली जो नीम एंड टर्मरिक है विच हैव बीन यूज फॉर एजेस इन इंडियन मेडिसिन, जो नीम एंड टर्मरिक है वो सालों से इंडियन मेडिसिन में यूज करते आ रहे हैं हम, लेकिन आर आल्सो मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट फॉर पेटेंट राइट्स। अब जो इनका पेटेंट राइट है इस ये अभी भी डिस्प्यूट में है, और इनके लिए भी जो कंपनीज़ है वो लड़ रही है कि भाई इन्होंने इन्वेंट करा था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये बस इनके पेटेंट्स ले रहे हैं, और ये क्लेम कर रहे हैं कि इनकी वजह से जो है ये प्रोड्यूस हुआ था, इन्होंने यहाँ पर ये जो है ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में या फिर मार्केट में। बायोपायरेसी क्या होती है? बायोपायरेसी यानी कि अब पढ़ते हैं बायोपायरेसी क्या की होती है। यूज़ ऑफ बायोसिस बाय एमएनसीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम कंट्रीज टू पीपल कंसर्न विदाउट कंपेंसेटरी पेमेंट। जो बायो रिसोर्सेज हैं उनका बाई एमएनसीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन का जो है इसका प्रॉपर बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन का के यूज़ करना इन बायो रिसोर्सेज का, एंड कंसर्न विदाउट कंपेंसेटरी पेमेंट, मतलब बायो रिसोर्सेज जो होते हैं इनका इलीगली यूज़ करना और विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट, जिसको हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं। इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलप्ड नेशंस आर इकोनॉमिकली रिच। जो इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलप्ड नेशन है वो इकोनॉमिकली रिच है बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी वाइल अपोजिट प्रिवेल्स फॉर डेवलपिंग नेशंस। लेकिन बट जो डेवलपिंग नेशंस है वो बायोडाइवर्सिटी में जो है यहाँ पर रिच हैं, लेकिन जो इकोनॉमिकली रिच यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो बायोडाइवर्सिटी में पुअर हैं। ठीक है, देयर फॉर डेवलप्ड कंट्रीज जो है एक्सप्लॉइट करती है ट्रेडिशनल लैंग्वेज एंड रिसोर्सेज ऑफ पुअर कंट्रीज फॉर कमर्शलाइजेशन। दिस इज़ अ मैटर ऑफ injustice since inadequate compensation and benefit sharing is given to poor countries in return. Therefore, steps should be taken by developing countries to prevent this exploitation. ये exploitation बहुत ज़्यादा करते हैं जो है जो डेवलप्ड एंड सिक्योर्ड कंट्रीज़ है ये ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं, और जो है कुछ स्टेप्स जो है यहाँ पर टेकन बाय डेवलपिंग कंट्रीज़ टू प्रिवेंट, और ताकि जो है कुछ एक्सप्लोइटेशन का जो सीन है वो मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं अपन। द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट्स बिल टू डील विद दिस इशूज़। जो इंडियन पार्लियामेंट है भारतीय संसद ने यहाँ पर अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस कराया है सेकेंड अमेंडमेंट, जिससे कि जो इंडियन पेटेंट बिल है वो इंट्रोड्यूस कराया है जो कि डील करेगा इन सच काइंड ऑफ इश्यूज़ के साथ। ठीक है, अब देखते हैं वो क्या था। हाँ, तो जो मैटर ऑफ इनजस्टिस सिंस इनएडिक्वेट कंपनसेशन, देखो जो एंड बेनिफिट शेयरिंग इज गिवन टू पुअर कंट्रीज इन रिटर्न। देखो बात कुछ ऐसी है कि ये जो ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज़, सिक्योर्ड कंट्रीज़, इसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको नुकसान हो रहा है, और ये जो है कदम बढ़ा रहे हैं आगे ताकि ये जो एक्सप्लोइटेशन है ये रुक सके बायो रिसोर्सेज का।
और जो हम देख सकते हैं पहली वाली लाइन भी थी, इंडस्ट्रियलाइज एंड डेवलप्ड नेशंस आर इकोनॉमिकली रिच, यानी जैसे कि इकोनॉमिकली रिच है लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी में रिच है। और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया ये बायोडाइवर्सिटी में रिच है लेकिन इकोनॉमिकली जो है इनके बराबर नहीं है। वाइल अपोजिट प्रिवेल्स फॉर डेवलपिंग नेशंस, जैसे कि देख सकते हैं आप, therefore developing countries exploit traditional knowledge and resources of poor countries for commercialization। यहाँ पर जो है डेवलप्ड कंट्रीज जो है एक्सप्लॉइट कर रही है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड रिसोर्सेज यानी कि बायो सोर्सेज को ऑफ पुअर कंट्रीज फॉर कमर्शलाइजेशन। पुअर कंट्रीज़ की जो बायो रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लॉइट कर रही है फॉर किसके लिए, कमर्शलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर सक्सेसफुली तो यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली ये चैप्टर, और इसके बाद कुछ भी नहीं आने वाला है आपके एटलीस्ट बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो और साथ ही में हमारा जो नीट का एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसको 2 बार देख लेना अगर 2x स्पीड में देख रहे हो, और इससे की रिवीजन होगा। इसको प्रिंट करा लेना। साथ ही में जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा चैप्टर, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा नियरली क्लोज है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी का भला हो सके। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर जो है मैंने इनके नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, प्रिंट करा लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मैं नहीं कहता हूँ, अगर आपका ओपिनियन अच्छा है इस वीडियो के लिए तो आप ज़रूर ये सब कीजिए, लेकिन माई हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट इज़ ओनली दैट यू शुड शेयर एट लीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड, एंड इसकी वजह से जो है आपके फ्रेंड का कहीं ना कहीं जो है बेनिफिट होगा ही होगा और आपका भी होगा। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर बनाएंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि फिज़िक्स का भी एक 1 शॉट वीडियो लेक्चर ले ही आए। आप क्या कहते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर जल्द से जल्द आने वाला है, ठीक है। तो हम किसी नए वीडियो में यानी कि किसी नए लेक्चर में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।